नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं एक नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस खास अंक को लेकर। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं आंचल गुलाटी कुंभार। शुक्रिया गौरव और सुप्रभात हमारे सभी दर्शकों को। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ खास कहानियों की। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना में श्री सीताराम चंद्र स्वामीवरी देवस्थानम भद्राचालम का करेंगी दौरा। प्रसाद योजना के तहत भद्राचालम मंदिर में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रखेंगी आधारशिला। साथ ही समक्का सरलम्मा जनजाति पुजारी सम्मेलन का भी करेंगी उद्घाटन। देश के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना वायरस के लिए रैपिड टेस्टिंग जारी। पिछले 3 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच में 39 लोग पाए गए कोविड संक्रमित। कुल 3,994 सैंपल्स की हुई जांच। निर्वाचन आयोग ने असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का फैसला किया। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुरोध पर लिया निर्णय। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस ने की तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा। यूक्रेन में रूसी अभियान के कारण उसके पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य सीमा लागू करने वाले देशों के खिलाफ उठाया कदम। अगले साल 1 फरवरी से 1 जुलाई तक 5 महीने के लिए लगी रोक। श्रीलंका के खिलाफ T20 और 1 दिवसीय सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। 3 जनवरी से शुरू हो रही T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या होंगे कप्तान। वहीं 10 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा की होगी वापसी। और आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। और बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तेलंगाना दौरे की। राष्ट्रपति आज भद्राचलम में स्थित श्री सीताराम चंद्र स्वामीवरी देवस्थानम का दौरा करेंगी और प्रसाद योजना के तहत भद्राचलम मंदिर में पर्यटन के विकास के लिए बुनियादी ढांचे की आधारशिला भी रखेंगी। वे तेलंगाना वनवासी कल्याण परिषद की ओर से आयोजित समक्का सरलम्मा जनजाति पुजारी सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलुगु जिले में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल स्थलापप्पा मंदिर भी जाएंगी। राष्ट्रपति वारंगल जिले में पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद परियोजना का भी शुभारंभ करेगी और संस्कृति मंत्रालय की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगी। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज ओडिशा के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान नड्डा कंधमाल और खोर्धा में 2 सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के साथ महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकें भी करेंगे। जेपी नड्डा कंधमाल के जलिस्पता आश्रम पहुंचकर स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा खोर्धा मां भगवती के मंदिर में दर्शन भी करेंगे। निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 8(a) के अंतर्गत असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का फैसला किया। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वे 1 जनवरी 2023 से परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने तक राज्य में किसी भी नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन की मंजूरी ना दे। और वहीं दुनिया के कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत सरकार सतर्कता बरत रही है।
सरकार ने 24 दिसंबर से हवाई अड्डों पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कोरोना वायरस के लिए रैंडम जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पिछले 3 दिनों यानी 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को एयरपोर्ट पर की गई जांच में 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इन 3 दिनों में कुल 3,994 सैंपल की जांच की गई। इन सैंपल्स को जीनोम अनुक्रमण के लिए भेज दिया गया है। देश में कोविड-19 की आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए कल सभी अस्पतालों में एक देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की गई। ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड से लड़ने के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया गया, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर्स, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधन पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बुनियादी ढांचों की तैयारी भी शामिल थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया के कुछ हिस्सों में फैल रहे कोविड के चलते भारत पूरी तरह से अलर्ट पर है। कोविड के किसी भी खतरे से निपटने की जुड़ी तैयारियों की जांच के लिए मंगलवार को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसका मकसद था कोविड तैयारियों को जांचना और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहना। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जाकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कोविड की तैयारियों को लेकर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मॉक ड्रिल का मकसद आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए अपनी तैयारी की जांच करना है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की कोविड को लेकर पूरी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था दूसरे अस्पतालों में भी होनी चाहिए। अगर देश में कोरोना के मामले बढ़े तो हमारे अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि अस्पताल में एक ही छत के नीचे मरीजों को कोविड जांच से लेकर उपचार तक की सभी जरूरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। 44 बेड की जो फैसिलिटी तैयार की है उसके अंदर सभी चीजें हमने कोशिश की है एक जगह पर रहे, चाहे वो टेस्ट करने की हो, चाहे सैंपल लेने की हो, जांच करने की हो, ऑक्सीजन हो या वेंटिलेशन हो, सभी चीजें हमने एक छत के नीचे उपलब्ध कराई हैं। कोविड की तैयारियों को लेकर पूरे देश भर में मॉक ड्रिल किया गया। सफदरजंग अस्पताल में भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इसके पीछे कवायद ये रही कि कितना हमारा अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, साथ ही साथ ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड किस तरीके से तैयार हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कोविड के लिए आयोजित मॉक ड्रिल के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने आपात स्थिति से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी सरकार कोविड के किसी भी संभावित खतरे से निपटने को तैयार है। बिहार के सबसे बड़े और कोविड-19 एक्सीलेंस सेंटर एम्स पटना में भी मॉक ड्रिल की गई। डॉक्टर्स की पूरी टीम ने व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालन की मुहिम शुरू कर दी है। एम्स पटना प्रिपेयर्ड है। Whenever this COVID surge comes up, the COVID surge means when the patients वो बढ़ते रहेंगे in a huge number. How the एम्स पटना is now fully prepared to receive them, to treat them and give the best treatment. अस्पतालों में बिस्तर और चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता समेत अन्य तैयारियों का आकलन करने के लिए जम्मू और कश्मीर में कोविड प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। कोलकाता के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने बेलियाघाटा, आईडी और बीजी अस्पताल में मॉक ड्रिल को आयोजित किया, जहां कोरोना महामारी से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। उधर तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम.ए. सुब्रमण्यन ने कोविड मॉक ड्रिल की समीक्षा करने के लिए चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं और आइसोलेशन वार्ड्स का भी दौरा किया। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल किया गया और स्वास्थ्य कर्मियों ने चिकित्सा तैयारियों का अभ्यास भी किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल की गई। जयप्रकाश और हमीदिया अस्पताल में सुबह 10 बजे से मॉक ड्रिल शुरू हुई, जिसमें परिसर में स्थित ऑक्सीजन प्लांट से लेकर ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड्स, जरूरी दवाइयों सहित सभी तरह की व्यवस्थाओं का परीक्षण और प्रबंध किया गया। हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, चाहे आइसोलेशन बेड की बात हो, चाहे वहां पर जो
ऑक्सीजन बेड की बात हो, उनकी उपलब्धता कैसी है और जो दवाइयां जो लगती हैं अगर कोविड के समय उसके इलाज में, उसको भी देखा परखा जा रहा है। तो इस तरीके से पूरा जो अमला है यहाँ पर अस्पताल का वो मॉक ड्रिल में लगा हुआ है। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया अस्पताल पहुंचकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया। पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और आज हमने मॉक ड्रिल पूरे प्रदेश में किया, कहीं कोई कमी नहीं है। उसके प्रोक्योरमेंट की पूरी हमारी प्रक्रिया है और हमारे पास सफिशिएंट दवाइयां हैं भी और जरूरत पड़ेगी तो हम दवाई ले भी सकते हैं। तेलंगाना में भी हैदराबाद के गांधी अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान कोरोना से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई पर बल दिया गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी मॉक ड्रिल करके कोविड की तैयारियों का जायजा लिया गया। पणजी में भी कोविड की तैयारियों की समीक्षा के लिए मॉक ड्रिल हुई। महाराष्ट्र में भी मॉक ड्रिल हुई। मुंबई के जेजे अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान कोविड तैयारियों की समीक्षा की गई। अगर दिन में 3000 या उससे ज़्यादा भी पेशेंट आते हैं तो वो तैयार हैं इस चीज़ को, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और यही सुनिश्चित कर रहा है ये मॉक ड्रिल, क्योंकि सभी हॉस्पिटल्स को ये कहा गया है, ये आदेश दिया गया है कि आप अपनी तैयारियां सुनिश्चित कर लें, भले ही वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हों, आईसीयू हो, वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड्स हों, दवाइयां हों, एम्बुलेंसेस हो, स्टाफ हो, सभी तैयारी में रहें। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और बेड्स की उपलब्धता की जांच की गई। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या और उनका प्रबंधन, टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा, सैंपल्स की जांच की गति जैसे पहलुओं को मॉक ड्रिल में शामिल किया गया। ड्रिल के दौरान देखा गया कि जिला स्तर पर कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। सामान्य बेड, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू बेड पर्याप्त संख्या में हैं या नहीं। गौरतलब है कि चीन में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में कोविड का प्रसार भारत में न होने पाए, इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है। केंद्र ने राज्यों को भी मुस्तैद रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के इलाकों में अब प्रचंड ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शीतलहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग में आज सुबह 5:30 बजे 8.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं पालम में पारा 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। शीतलहर ने भी अपना सितम बरकरार रखा हुआ है। ठंड के साथ लोग कोहरे की दोहरी मार झेल रहे हैं। शीतलहर के कारण दिन में ठंड में राहत मिलती नजर नहीं आ रही। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड के कारण सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही भी कम हो गई। लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। और अब बात भारतीय रेल की। कोहरे का सबसे ज्यादा असर उत्तर भारत में देखा जा सकता है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव यातायात पर दिख रहा है। सड़क, हवाई और रेल यातायात भी इससे बुरी तरह से प्रभावित है। कोहरे की वजह से कई रेलगाड़ियां देर से चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में स्थिति यही रहने वाली है। भारतीय रेल इससे कितना ज्यादा प्रभावित हुआ है, इस पर हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार से बात की। देखिए। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की मार आप देख सकते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो यातायात पर पड़ा है, खास तौर पर हवाई यातायात और रेल यातायात पर, जहां कम विजिबिलिटी होने के कारण कई फ्लाइट जो है वो देर से उड़ान भर रही है, तो वही रेल सेवा भी बाधित हुई है। हमारे साथ है दीपक कुमार, नॉर्दर्न रेलवे के CPRO, हम उनसे बात करते हैं। सर, पिछले कुछ दिनों की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगातार कितनी ट्रेन अगर एवरेज की बात करें कैंसिल हो रही है या फिर देर से चल रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उत्तर भारत में करीब 1000 किलोमीटर, 1000 से 1200 किलोमीटर के एरिया में इंटेंस फॉग काफ़ी हद तक आ चुका है, जिसके कारण रेल, रोड और एयर तीनों के तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है अफेक्टेड हैं। रेलवे में अगर हम बात करें तो दिल्ली एरिया की ही करीब, आपने देखा हम लोग सुबह भी अपडेट करते हैं इसको, 25 से 30 ट्रेन जो है इफ़ेक्टिवली सुबह जो है वो लेट होती हैं, जिसके कारण, और सिमिलरली क्योंकि लेट 3 से 4 घंटे में होती हैं तो कुछ ट्रेन हम लोगों को जो है वो पुट बैक भी करनी पड़ती हैं, मतलब जाने वाली ट्रेन भी इसीलिए इफ़ेक्ट हो जाती हैं उसमें। तो ये तो पिछले 3-4 दिन से हो ही रहा है। और हमें, और इसका जो वेदर फोरकास्ट है वो भी अगले 5 दिन के लिए इंटेंस फॉग की बात कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि ये अभी कोहरा जो है कुछ दिनों के लिए और बना रहेगा और इसका इफ़ेक्ट रहेगा।
रेलवे ने एक सिग्नलिंग सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसमें कि कोहरे के वजह से जो ट्रेन लेट होती है, उस सिग्नलिंग सिस्टम से ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में बताया गया था कि ट्रेन जो है उसकी विजिबिलिटी उन्हें पता चलेगा, उसका कुछ असर हो रहा है इस पर? विजिबिलिटी के लिए बहुत से जो है वो सिस्टम रेलवे ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, वो सारे के सारे हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेफ ऑपरेशंस। स्पीड तो हमेशा से आप जानते हैं कि स्पीड लिमिटेशन रहती है इसमें, और स्पीड लिमिटेशन रहती है तो एक के पीछे एक ट्रेन उसके कैस्केडिंग इफेक्ट में उसको लेट होती हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी। कोहरे की वजह से कुछ ट्रेनों को कैंसिल करने का भी कोई योजना है या फिर? ट्रेनें हमने अभी कल परसों हमने लिस्ट निकाली थी, जिसमें से करीब 24 पेयर ऑफ ट्रेन जो है वो हम लोगों ने कैंसिल करी हैं, बट शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन कैंसिल करी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चल रही हैं। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रेट भी मूव होना है, कोल मूव करता है, और आपने देखा स्टील मूव करेगा, बाकी सारी की सारी जो लाइफलाइन है नेशन की, उसको भी चलना अनिवार्य है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल चलना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है उनको हमने कैंसिल किया, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती जा रही हैं। और फ्रेट के ऊपर भी हमारा एम्फेसिस है, ताकि फ्रेट में भी लोडिंग में कमी ना आए। धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि कोहरे की वजह से जरूर ट्रेन जो है वो लेट तो जरूर चल रही है, लेकिन रेलवे का पूरा ध्यान है कि यात्री जो है वो सुरक्षित पहुंचे, और ख़ास तौर पर रेलवे की ओर से विजिबिलिटी को लेकर के, चाहे वो सिग्नल सिस्टम को हो या अन्य चीज़ों को लेकर, उसके ऊपर पूरा प्रयास कर रही है कि ताकि यात्री जो है सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँच सके। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। अभिषेक, सुप्रभात आपको। और जिस तरह से हमने जनसंपर्क अधिकारी को सुना कि रेलवे तमाम एहतियाती कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि उत्तर भारत में कोहरे का कहर हम देख रहे हैं, आज की ताज़ा जानकारी क्या है? कौन सी ऐसी रेलगाड़ियां हैं जिनके रूट डाइवर्ट किए गए हैं या फिर उन्हें कैंसिल किया गया है? बिल्कुल आंचल, देखिए आज की अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर है, तो वही आज थोड़ी धूप भी हमें दिख रही है। हम नई दिल्ली स्टेशन पे खड़े हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको पीछे तस्वीरों में दिखाए कि विजिबिलिटी भी, अगर विजिबिलिटी की भी बात करें तो विजिबिलिटी आज जो है बहुत हद तक जो है वो क्लियर है। जो कोहरे का असर है वो शायद दिल्ली एनसीआर के इलाके में नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी रेलवे का ये कहना है कि पूरे उत्तर भारत के तकरीबन 1000 किलोमीटर के अंदर का जो पूरा इलाका है, जो मैदानी इलाके, जो खुले इलाके हैं, वहां पर जो है विजिबिलिटी काफी कम है, वहां पर कोहरे का काफी ज्यादा असर है। ऐसे में रेलवे की जो सिग्नलिंग सिस्टम होती है उसमें जो सुधार किया गया, उसके बाद चूंकि डबल लाइन होता है, आप रेलवे को देखेंगे, रेलवे से सफर आपने किया है तो देखेंगे कि 2 लाइनें होती है, एक लाइन पे अप लाइन होता है, एक डाउन लाइन होता है। ऐसे में क्या होता है कि ट्रेनों की जो संख्या है, सवारी रेलगाड़ियों की संख्या है, मालगाड़ियों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, तो एक के पीछे एक गाड़ी चलती है और ज़्यादा फॉग हो जाने की वजह से कारकेडिंग करना पड़ता है। कारकेडिंग क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई ट्रेन 2 स्टेशन के बीच में एक रेलगाड़ी पास होने के बाद सिग्नलिंग सिस्टम उसे रेड, अगर उसे ग्रीन सिग्नल देकर के पास करती है, पिछली गाड़ी को तब तक वेट करना पड़ता है। और विजिबिलिटी, क्योंकि ठंड में अगर विजिबिलिटी कम हो तो रेलवे का एक प्रोटोकॉल है कि स्पीड को जो है वो लिमिट किया जाए, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाया जाए। ऐसे में रेलवे की ओर से जो स्पीड है उसको कंट्रोल करके सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाती है। कई जगह पर अगर ट्रैक के ऊपर कोई दिक्कत है तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वहाँ पर भी उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है। मेंटेनेंस के लोग भी काम कर रहे होते हैं, तो जो फॉग के कारण जो एक रेलगाड़ियों को लेकर के होती है कि देरी होती है ज़रूर, लेकिन एक आपने सुना होगा कि दुर्घटना से देर भली, तो रेलवे इसी फॉर्मूले को अपना करके फिलहाल चल रही है। और अगर हम रेलगाड़ियों की बात करें कि कितनी रेलगाड़ियां आज डिले चल रही है, तो मैं आपको पीछे दिखाऊंगा, ये संपूर्ण क्रांति ट्रेन है जिसका टाइमिंग जो है 7 बजे है। पटना बिहार के राजेंद्र नगर से ये दिल्ली के लिए आती है और बिल्कुल सही समय पे है। तो अमूमन जो लॉन्ग डिस्टेंस की रेलगाड़ियां हैं वो तो थोड़ी देर से या फिर लगभग समय पर है, लेकिन जो शॉर्ट डिस्टेंस की रेलगाड़ियां हैं, हम बात कर ले डीएमयूज वगैरह की, तो इनमें जो है उनको अगर लॉन्ग डिस्टेंस की रेलगाड़ियां अगर देर से चल रही है तो उनको कंपनसेट करने के लिए जरूर कैंसिल या पार्शियल कैंसिल किया जा रहा है। आंचल। अभिषेक, लगातार मौसम को लेकर, क्योंकि मौसम विभाग ने भी तमाम अलर्ट जारी किए हैं और ऐसे में
जो ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं तो यात्रियों के पास क्या विकल्प बच रहा है? क्या रेलवे इसमें आगे आकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय रेलवे ने लिया है कि जो यात्री हैं उनके पास किस तरह का विकल्प अब बचता है, क्योंकि उनको सफर तय करना है अपने गंतव्य स्थान तक? बिल्कुल गौरव, देखिए अगर हम भारतीय रेल की बात करें तो भारतीय रेल पूरे प्रदेश में ही अगर हम बात करें उत्तर भारत में तो जो ठंड है वो कड़ाके की पड़ रही है। हालांकि आज थोड़ी निजात है, आज 8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, लेकिन इसके पहले 4 डिग्री तक दिल्ली का ही अगर हम बात करें तो पारा जा चुका है। राजस्थान में 0 तक जा चुका है। कई जो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, हरियाणा पंजाब की बात करें तो वहाँ पर भी जो है तापमान में काफ़ी गिरावट देखी गई है। तो लोग एक तरफ तो शीतलहर से परेशान हैं, लेकिन साथ साथ उन्हें जो है सफ़र करना भी जरूरी है। वो अपने काम से किसी भी चीज़ को लेकर के उनको यातायात, उनको जो है आवागमन भी उनका जरूरी है। ऐसे में भारतीय रेल ने जो भी ट्रेन के अंदर जो या स्टेशन के ऊपर जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो कि उनको ठंड से बचने के लिए वो सारे उपाय तो किए हैं। साथ साथ ट्रेनों को भी किसी तरीके से भी जो है सही टाइम टेबल को फॉलो कितना मैक्सिमम किया जा सके इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और रेल के अंदर जो है आपने देखा होगा कि जो ब्लैंकेट्स है जो कोविड के समय बंद किए गए थे वो ब्लैंकेट्स भी शुरू कर दिए गए हैं ताकि रेल यात्रियों को जो है ठंड में किसी तरीके की परेशानी ना हो। साथ साथ मैं आपको इसके अलावा यह भी बताना चाहूँगा कि न सिर्फ भारतीय रेल बल्कि फ्लाइट्स को लेकर के भी काफ़ी एहतियात किए गए हैं। एयर इंडिया ने एक नया जो है अपना यह सिस्टम लॉन्च किया कि अगर कोई यात्री को रिशेड्यूल करना हो अपना फ्लाइट तो वो रिशेड्यूल भी कर सकता है। वो एयर इंडिया को डायरेक्ट कांटेक्ट करके अगर उसे किसी फ्लाइट में डिले हो रहा है तो दूसरे फ्लाइट के लिए भी वो अपनी बुकिंग करवा सकता है। तो काफ़ी कुछ एहतियातन कदम उठाए गए हैं जिससे कि यात्रियों को असुविधा ना हो। बिल्कुल, और यही अहम कदम की जानकारी हम डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से दे रहे हैं, खासतौर पर तमाम उन यात्रियों के लिए जो रेलवे से सफ़र कर रहे हैं, साथ ही साथ हवाई सफ़र के लिए भी यात्रियों के लिए सुगम जो है वो सुविधाएं दी गई हैं ताकि उन्हें कोहरे की मार की ये जो पूरा एक शीतलहर का प्रकोप झेल रहा है उत्तर भारत उससे दो चार ना होना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड को लेकर, जहां उत्तरकाशी में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तरकाशी में कल देर रात 2:19 पर भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। फिलहाल अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। इससे पहले 19 दिसंबर को भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।
और उत्तर प्रदेश के मऊ में एक झोपड़ी में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। मऊ के शाहपुर गांव में मंगलवार रात 10 बजे के करीब आग की चपेट में आने से घर के 5 लोगों की मौत हो गई। गांव वालों से सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग और राहत दल मौके पर पहुंचा। वो इस पूरे मामले में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि गुड्डी देवी नाम की महिला अपने बच्चों के साथ झोपड़ी में थी कि उसी समय चूल्हे की चिंगारी से उसके झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें महिला सहित उसके 4 बच्चों की मौत हो गई। खबर जम्मू के जिले सिद्रा इलाके से, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने तुरंत हरकत में आकर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान की ओर बढ़े, छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड की बात करें तो झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। गढ़वा के प्रतापपुर पंचायत में योजना के बेहतर क्रियान्वयन से स्थानीय लोगों की सुंदर पक्के आशियाने की आकांक्षाएं पूर्ण हो रही हैं। कैसे, देखिए। झारखंड के आकांक्षी जिला गढ़वा में कमजोर तबकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से बड़ा सहारा मिल रहा है। प्रतापपुर पंचायत के कई लोग गरीबी के कारण मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर थे। उन्हें बारिश के समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना इन गरीबों के जीवन में सुखद बदलाव लेकर आया है। माटी के घर रहे, कुत्ता बिल्लार सियार है लैत रहे, घर उठाए से हनी कि में पानी पता नहीं खेचुए, आराम से रहे थी। माटी के घर में हम रहते रही तो माटी के घर चुआत रहे, फूट गेला टूट गेला, ओकरा में लइकन बगारी नहीं पढ़े पारत रहन, ओकरा में हम नहीं सुते पारत रहे। यहाँ प्रधानमंत्री मान ले हूँ अगर दे दिलन हमन के घर दुरा तो बनैली, एकरा में बढ़िया से सुरक्षित से रहत या। प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत प्रतापपुर पंचायत में पक्का मकान बनने से लाभार्थी खासे खुश हैं। घर का माहौल भी सुकून भरा हो चला है, जिससे हर काम में सुविधा हुई है। बच्चे भी अब नए पक्के मकान में बिना किसी कठिनाई के पढ़ाई भी कर रहे हैं। और पहले जैसे पढ़ते थे तो पानी उनी गिरता था तो किताब उताब पे गिर जाता था, तो हम लोग के बहुत प्रॉब्लम होता था। और अभी आवास योजना मिला है जो प्रधानमंत्री की योजना तरफ से, तो हम लोग के फायदा है कि मतलब पढ़ते हैं तो मतलब उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। मिट्टी के पहले घर था, पढ़ने में बहुत दिक्कत होता था, बरसात होता था तो चूता था। अब प्रधानमंत्री ने दिए घर तो अच्छा से रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। प्रतापपुर पंचायत के जनप्रतिनिधि भी प्रधानमंत्री आवास योजना को किसी वरदान से कम नहीं मानते। उनका कहना है कि मिट्टी के घरों की जगह पक्के मकान बनने से गांव की तस्वीर भी बदल गई है। हमारे प्रतापपुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास बनने से हमारा पंचायत से बहुत गरीब लोग सुरक्षित हो गए। ये योजना जो है बहुत ही उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इससे हमारे पंचायत के गरीब को बहुत लाभ है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति का अपना पक्का मकान हो। आकांक्षी जिला योजना ने निश्चित रूप से देश के सभी हिस्सों के समग्र और समावेशी विकास को नया आयाम दिया है, जिससे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से कुछ खास खबरें। यूक्रेन में रूसी अभियान के कारण उसके पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य सीमा लागू करने वाले देशों के विरुद्ध रूस ने तेल आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रूसी सरकार के वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक राज्य देश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें आपूर्ति के अनुबंध पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य सीमा तय करने वाले विदेशी संस्थानों और व्यक्तियों को तेल और तेल उत्पादों की आपूर्ति प्रतिबंधित कर दी गई है।
ये आदेश अगले साल 1 फरवरी से 1 जुलाई तक 5 महीने के लिए लागू रहेगा। राज्यादेश में ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन प्रतिबंध के दायरे में आने वाले देशों को पेट्रोल आपूर्ति की विशेष अनुमति दे सकते हैं। रूसी पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों पर मूल्य सीमा G7 देशों के समूह, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ द्वारा सहमति व्यक्त किए जाने पर इस महीने की 5 तारीख को लागू हुई थी। इसमें देशों को प्रति बैरल रूसी तेल पर $60 से अधिक के भुगतान पर रोक लगाई गई थी। रूस सऊदी अरब के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। बात अमेरिका की, जहां बर्फीले चक्रवाती तूफान से अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले न्यूयॉर्क का बफेलो शहर इस तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बफेलो में अब तक 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पूरे अमेरिका में तापमान में गिरावट आई। भारी हिमपात से कई शहरों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। खराब मौसम के कारण हजारों उड़ानों को रद्द करना पड़ा। तूफान में फंसे लोगों की तलाश और बचाव अभियान जारी है। न्यूयॉर्क स्टेट के अधिकारियों ने कहा कि आपात कर्मी तूफान में लोगों की तलाश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में बचाव अभियान में सहायता के लिए नेशनल गार्ड के सैकड़ों सैनिकों को तैनात किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क स्टेट के लिए आपातकालीन केंद्रीय मदद की मंजूरी दे दी। न्यू जर्सी स्टेट ने न्यूयॉर्क स्टेट में आपातकालीन मदद भेजी है। और दक्षिणी जॉर्डन में भारी बारिश से प्राचीन शहर पेट्रा में अचानक बाढ़ आ गई, जिसने जल्द ही इसे एक तेज बहने वाली नदी के रूप में बदल दिया। पास के पहाड़ों से बाढ़ का पानी ऐतिहासिक रोज गोल्ड रॉक सिटी में आ गया, जो 2000 वर्षों से स्थापित है। पर्यटकों को निकालने का काम किया जा रहा है क्योंकि पानी अधिक भर गया है। वहीं अन्य पर्यटकों को भी एक अलग मार्ग से बचाया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि मार्गों को बहुत खतरनाक माना जा रहा है इस समय पर। तो जॉर्डन में अतीत में अचानक आई बाढ़ से कई घातक घटनाएं घटित हुई हैं। इससे पहले 2018 में 20 से अधिक लोग मारे गए थे और 1963 में 23 फ्रांसीसी पर्यटक प्राचीन पेट्रा शहर में अचानक आई बाढ़ में बह गए थे। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात कारोबार की। और अब बात कर लेते हैं स्टार्टअप चैंपियंस को लेकर। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड विजेता स्टार्टअप नयन टेक्नोलॉजीज की। नयन ने अत्याधुनिक एआई तकनीक का इस्तेमाल कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसके जरिए निरंतर यातायात और सड़क निगरानी करना आसान हुआ है। स्टार्टअप किसी भी दुर्घटना, यातायात उल्लंघन और यातायात बाधाओं के बारे में सरकार और लोगों को सूचित कर उसकी फुटेज भी उपलब्ध करवाता है। देखिए हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट।
भारत जैसे देश में यातायात प्रबंधन समय की आवश्यकता है और यातायात नियमों का उल्लंघन परेशानियों को बढ़ाता है। इस संकट को हल करने के लिए दिल्ली स्थित एक स्टार्टअप नयन ट्रैफिक जाम की जटिलताओं को हल कर रहा है। नयन सर्च ट्रैफिक के लिए अत्याधुनिक, कुशल और तेज प्रबंधन समाधान प्रदान करता है। यह वाहन चालकों को अधिक कुशलता से वाहन चलाने और तेजी से निर्णय लेने में मदद करता है। संस्कृत का वर्ड है तो नयन मतलब आंखें, तो हमारा कंप्यूटर विजन को सब कुछ देखना पसंद है। तो हम देखना चाहते हैं कि सड़कों पे क्या क्या चाल ढाल है गाड़ियों का, गाड़ियाँ किस तरह से वायलेशंस करती हैं, नहीं करती हैं, किस तरह से लीगल पार्किंग होती है, किस तरह के क्या क्या डैमेजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डैमेज है, कहाँ पे रेड लाइट्स टूटी हुई हैं। प्रेरणा हमारी आई थी इंडिया की व्यवस्था देखते हुए कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सिटीज़ पैक्ड होती जा रही हैं। नयन की व्यवस्था इस तरह से हुई थी कि आपके अंडर प्रिविलेज्ड जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लो इनकम ग्रुप्स हैं, कम आमदनी वाले लोग हैं, जितने अनएम्प्लॉयड हैं, जिनकी शुल्क कम है, उन सबको आप काम दीजिए नयन के थ्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति उनको प्रदान कीजिए उनके ही मोबाइल फोन पे। AI तकनीक का इस्तेमाल करके नयन मांग के मुताबिक डेटा खोज सकता है, साथ ही ग्राहकों को पुराना और महत्वपूर्ण विजुअल डेटा भी मुहैया करा सकता है। मजबूत और पेटेंट AI समाधान प्रत्येक वस्तु को रिकॉर्ड करते वक्त उसकी पहचान और लेबल करता है और ग्राहक द्वारा पूछे जाने पर सटीक विवरण मुहैया कराता है। नयन प्रत्येक नए शहर में नए कैमरे या ऐसा कोई हार्डवेयर स्थापित करने पर निर्भर नहीं है। अगर आप ऑटो वाले हैं, बस वाले हैं, ट्रक है, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी कुछ भी चलाते हो, अपने मोबाइल अपने डैशबोर्ड पे लगाइए या अपने मोबाइल के स्टैंड पे लगाइए, एप्लीकेशन डाउन कीजिए और गाड़ी अपनी नॉर्मल चलाइए। हमारी एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू खुद ही अपने डेटा, अपने मतलब का डेटा पकड़ती चली जाती है। गवर्नमेंट को जो डेटा चाहिए वो उसको मिल जाता है। जहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन है वहाँ ट्रैफिक वायलेशन मिल गए, जहाँ पे गटर कूड़ा कचरा है वहाँ कूड़ा कचरा मिल गया, ट्रैफिक इश्यूज, ट्रैफिक सिग्नल्स गायब है वहाँ वो मिल गए। और जैसे जैसे आप डेटा कलेक्ट करते चले जाते हो, आपके पॉइंट्स बनते चले जाते हैं। तो दिन के एंड पे, घंटे के एंड पे आप अपने पॉइंट्स को कैश आउट कीजिए, आपकी सीधा वॉलेट में आपकी इनकम आ जाती है। भारत जैसे बड़े देश में छोटे काम से शुरुआत कर अपनी अलग पहचान बनाने का रास्ता नयन के लिए आसान नहीं था। जयंत 11 साल अमेरिका में थे और वहीं पर उन्होंने अपनी कंपनी भी स्टार्ट की थी। और जब उसने ये कहा कि मैं इंडिया में आना चाहता हूँ और अपना जितना काम मुझे आता है वो मैं अपने इंडिया के प्रोग्रेस के लिए क्यों ना लगाऊं, क्यों मैं यहाँ विदेश में विदेशियों के लिए इतना काम करूँ, इतनी मेहनत करूँ। सो हमारा ये था कि आर यू श्योर, क्या तुम्हें पूरी तरह मालूम है कि तुम यहाँ आके फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा वापस जाने के लिए। सो उसने कहा कि नहीं, मेरे को बिल्कुल 100% श्योर है कि मुझे अपने कंट्री में ही करना है एंड हमारे कंट्री को न्यू इनोवेशंस और नए टैलेंट की बहुत ज़रूरत है। नयन सभी जरूरतों के लिए एक ही स्थान पर समाधान है। आज नयन कंपनियों को अपने संचालन को बदलने और डिजिटल जानकारी की जटिलताओं को हल करने में मदद कर रहा है। तापस भट्टाचार्य के साथ तृप्ति त्रिपाठी की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो नयन टेक्नोलॉजीज के बारे में और अधिक जानने के लिए आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 शनिवार रात 9 बजे DD न्यूज पर, रात 10 बजे DD इंडिया पर और रविवार दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर। और आइए अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स जगत की। तो अगले साल 3 जनवरी से भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। T20 सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल को आराम दिया गया। वहीं शिवम मावी और मुकेश कुमार जैसे नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या होंगे। वहीं सूर्य कुमार यादव उप कप्तान की भूमिका में होंगे। इनके अलावा ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, शिवम मावी और मुकेश कुमार भारतीय T20 टीम का हिस्सा होंगे। वहीं T20 सीरीज के बाद भारतीय टीम 10 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगी। एक दिवसीय सीरीज के लिए टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। उप कप्तान की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के हाथों में होगी।
इनके अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह भी टीम का हिस्सा होंगे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में चेल्सी ने बोर्नमथ को हरा दिया। मंगलवार को खेले गए इस मुकाबले में चेल्सी ने 2-0 से जीत हासिल की। इस मैच में चेल्सी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले हाफ में ही 2-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। मैच में चेल्सी की तरफ से पहला गोल काई हॉवर्ड्स ने किया, 19वें मिनट में किया। वहीं इसके बाद 24वें मिनट में मेसन माउंट ने बोर्नमथ के गोल पोस्ट में गोल दागकर मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-0 से हरा दिया। मंगलवार देर रात खेले गए एक तरफा मुकाबले में मैनचेस्टर का शानदार खेल देखने को मिला। मुकाबले के शुरू से ही आक्रामक का रूप में मैनचेस्टर यूनाइटेड नजर आई, जिससे पहले हाफ में 2 सफलताएं मिली। पहला गोल 19 मिनट में मार्कस रैशफोर्ड ने शॉट से आया किया। वहीं इसके बाद एंथनी मार्शल ने 3 मिनट बाद ही दूसरा गोल दागकर मुकाबले में 2-0 से बढ़त बना ली। इस मैच में तीसरा गोल मैनचेस्टर की तरफ से फ्रेड ने 87वें मिनट में करते हुए मुकाबले को 3-0 से अपने नाम कर लिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और अब बात सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की। तो हेरिटेज वॉक के इस अंक में आज हम आपको लेकर चलेंगे तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित दारासुरम के सफर पर। इस 12वीं शताब्दी ईस्वी में चोला राजाओं के बनवाए गए इरावतेश्वर मंदिर के लिए इसे जाना जाता है। ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। आइए चलते हैं इस अनूठी सैर पर। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो अपने मजबूत इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ के दक्षिणी हिस्सों में चोल साम्राज्य ने कई सदियों तक शासन किया और शानदार मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें चोल मंदिरों के रूप में जाना जाता है। दारासुरम भारत के तमिलनाडु में स्थित है, जिसे 12वीं शताब्दी ईस्वी में चोल राजाओं के बनवाए ऐरातेश्वर मंदिर के लिए जाना जाता है। यहाँ का ऐरातेश्वर मंदिर देखने में जितना सुंदर है, उतना ही अद्भुत भी। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसका नाम हिंदू भगवान इंद्र के हाथी के नाम पर रखा गया है। इस मंदिर को राजा चोल के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। दारासुरम के इस मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली में करवाई गई है, जो आपके मन को मोह लेगी। मंदिर में मौजूद चित्रकला और एलिग्राफ चोल राजवंश के इतिहास को प्रदर्शित करती है। इनका निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। ये आकर्षक मंदिर एक रथ की संरचना के साथ वास्तुशिल्प का चमत्कार भी है, जो उस समय के कारीगरों की प्रतिभा को दर्शाता है। दारासुरम का ये मंदिर
यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। ऐरावतेश्वर मंदिर चोल राजाओं की संरचना का एक शानदार उदाहरण है, जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अब बात विज्ञान जगत की। तो आइए आपको दिखाते हैं कि विज्ञान जगत में क्या कुछ खास चल रहा है, क्योंकि लगातार जो इनोवेशंस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं साइंस जगत में आज के पिटारे में क्या है। हमारे सौरमंडल में जीवन की शुरुआत आखिरकार किस ग्रह से हुई थी, ये सवाल आज भी बना हुआ है। पर इस सवाल के जवाब की तरफ एक सफल कदम बढ़ाया गया है। मंगल ग्रह हमारी धरती का सबसे करीबी पड़ोसी है। अंतरिक्ष में दूसरी दुनिया तलाशते इंसान को इस लाल ग्रह से इस मामले में काफी उम्मीदें हैं। अब मंगल ग्रह में पहले पानी होने के सबूत मिले हैं। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का मानना है कि करीब 4.5 अरब साल पहले पूरे मंगल ग्रह में पर्याप्त पानी हुआ करता था। हाल ही में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सेंटर फॉर स्टार एंड प्लैनेट फॉर्मेशन के निदेशक मार्टिन बिजारो ने अपने स्टडी में पाया है कि जीवन के 2 महत्वपूर्ण तत्व जैसे पानी और जैविक रसायन पहले मंगल ग्रह पर मौजूद हुआ करते थे। हमारे शोध से ये पता चला है कि 2 जरूरी तत्व जो जीवन को विकसित कर सकते हैं वो मंगल ग्रह पर मौजूद है। बिना पानी और जटिल जैविक रसायन के किसी भी ग्रह पर जीवन का विकास असंभव है। अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले 10 से 15 सालों में मिलेगा। मंगल ग्रह के ऊपरी सतह से मिले सैंपल ये सवाल उठाता है कि क्या हमारे सौरमंडल में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले मंगल ग्रह पर हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए देखते हैं खबरें सिनेमा जगत से। तो सिनेमा के इस खास सेगमेंट में आज हम बात करेंगे वेब सीरीज काठमांडू कनेक्शन के सीजन 2 की, जो कि हाल ही में रिलीज हुई। सीरीज की कहानी गन पॉइंट पर हुए एक प्लेन हाईजैक से जुड़ी है, जिसमें काठमांडू बम ब्लास्ट को भी दिखाया गया है। इस सीरीज का निर्देशन सचिन पाठक ने किया। आइए देखते हैं। संजय शर्मा का धंधा बंद नहीं हुआ है। वेब सीरीज काठमांडू कनेक्शन सीजन 2 हाल ही में रिलीज हो चुकी है। इस सीरीज में गन पॉइंट पर प्लेन हाईजैक की कहानी दिखाई गई है। काठमांडू कनेक्शन के सीजन 2 में भरपूर एक्शन, थ्रिल और ड्रामा देखने को मिलता है। ये वार्ता काठमांडू में हो। सीजन 2 की कहानी 90s के दशक के इर्द गिर्द सेट की गई है। इस सीरीज की पूरी कहानी गन पॉइंट पर हुए प्लेन हाईजैक से जुड़ी हुई है, जिसमें काठमांडू बम ब्लास्ट को भी दिखाया गया है। इस सीरीज में अनुराग अरोड़ा, गोपाल दत्त, जाकिर हुसैन, अमित सियाल, अंशुमन पुष्कर और हरलीन सेठी अहम किरदार निभा रहे हैं। हमें ये मामला पेचीदा लग रहा है। इस सीरीज का निर्देशन सचिन पाठक ने किया है। सीरीज में सभी कलाकारों ने अपने दमदार अभिनय का प्रदर्शन किया है। दर्शकों को ये सीरीज काफी पसंद आ रही है। खासकर कहानी को जिस तरीके से पेश किया गया है, ये वेब सीरीज आपको सोनी लाइव पर देखने को मिल जाएगी। इन सबका कनेक्शन इंडिया पाकिस्तान समिट से। उनके सपनों में भी ना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात एक खूबसूरत पहल की। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को सच करके दिखाने का प्रयास कर रही बरेली की डभौरा गंगापुर की प्रधान अध्यापिका दीपमाला पांडे, पहले इन्होंने बच्चों की अशिक्षित माओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन इस बार स्पेशल बच्चों यानी जो मानसिक रूप से विक्षिप्त और शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उन बच्चों को दीपमाला पांडे वन टीचर वन कॉल अभियान के तहत बच्चों को शिक्षित करने का एक अनूठा कदम उन्होंने उठाया है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। सरकारी स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते
दिव्यांग बच्चे। ये दृश्य है उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के डभौरा गंगापुर प्राथमिक विद्यालय का। इन बच्चों के जीवन में उजियारा लाने का काम कर रही हैं स्कूल की टीचर दीपमाला पांडे। दीपमाला ने स्कूल में कुछ साल पहले एक दिव्यांग बच्चे को पढ़ाने के साथ ही इस तरह के अन्य बच्चों को भी शिक्षित कर समाज की मुख्य धारा में लाने की पहल की थी। 2008 से ही दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने वाली दीपमाला ने अन्य अध्यापकों को प्रेरित किया और वन कॉल वन टीचर अभियान की शुरुआत की। इनके लिए दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर स्कूल तक लाने और फिर सामान्य बच्चों के साथ उनको पढ़ाना एक बड़ा चैलेंज था। जब हमने एनालिसिस किया तो हमें लगा कि समस्याएं क्या हो रही हैं। पेरेंट्स जो हैं उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा, या वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। टीचर्स के साथ समस्या ये थी कि हम स्पेशल बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है। तो इस वजह से कई सारे टीचर्स जो हैं वो भी अपनी इनसेंसिटिविटी में कह सकते हैं या अनअवेयरनेस में वो भी मना कर देते थे कि शायद ये बच्चे जो हैं वो स्पेशल स्कूल्स में ही पढ़ेंगे। गौरतलब है कि दीपमाला ने अब तक 800 दिव्यांग बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया है। वन कॉल वन टीचर अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों को स्कूल में एडमिशन तो दिलाया ही जाता है, साथ ही साथ दूसरे शिक्षकों को भी अपने स्कूल में कम से कम एक बच्चे को स्कूल तक ले जाने के लिए प्रेरणा मिलती है। उनकी मेहनत रंग ला रही है। उनका ये अभियान अब आसपास के अन्य स्कूलों में भी जोर पकड़ चुका है। वन टीचर वन कॉल का मतलब ही ये था कि एक टीचर कम से कम एक टीचर को मोटिवेट करे कि आप ऐसे बच्चों को अपने आसपास के एरिया में ढूंढिए और उन्हें अपने स्कूल में एडमिशन जरूर दिलाइए। तो इस तरह से हमने बच्चों के एडमिशन पे वर्क स्टार्ट किया और वो अभी तक कंटिन्यू है और लगातार ऐसे बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल में ना सिर्फ एडमिशन ले रहे हैं बल्कि उनका इंक्लूजन जो है वो भी बढ़ रहा है। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन कई सारे कारणों से दिव्यांग इस अधिकार से वंचित रह जाते हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी शिक्षा का इंतजाम बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में दीपमाला पांडे जैसे टीचर्स के प्रयास से ये बच्चे भी शिक्षित समाज में अपनी जगह बना सकेंगे। बरेली से नाजिया अंजुम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और आइए रुक करते हैं कि मौसम का हाल किस तरह से है। अगर मौसम की बात करें तो खास तौर पर उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। खास तौर पर बात करें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर शीतलहर के साथ साथ कोहरे की मार भी झेलनी पड़ेगी। वहीं अगर बात करें पुडुचेरी, कराईकल और तमिलनाडु की, तो वहां पर भारी वर्षा की अनुमान जताया जा रहा है। वहीं खास तौर पर शिमला, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में बर्फबारी का अनुमान है, जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में तापमान नीचे जाने की संभावना जताई जा रही है। रुक करते हैं तमाम अब उन राज्यों का और देखते हैं कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है।
और इसी के साथ नया सवेरा के इस खास अंक में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आंचल आपको छोड़ जाते हैं बर्फबारी में पांडा की मौज मस्ती की झलकियों के साथ। आप इन तस्वीरों का लुत्फ उठाइए चाय की चुस्कियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल